रात बड़ी भयानक थी। मैं रोज की तरह रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की तरफ लौट रहा था। कोई गाड़ी ना होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सूनी बेयाबान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, बस चलती रहती हैं चलती रहती हैं। ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे थे पता ही ना चले। तो कभी खंभों की लाइट से फूटते सफेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी सड़कों पर, अंधेरी सड़कों पर डर नहीं लगता। इन्हीं सूने और बियाबान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दूभर हो जाए। मई की बेरहम गर्मी, माथे से छूटता पसीना, और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती वो ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ होगा जिसका मन गुनगुनाने का नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर रुक गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर एक छोटा सा बैग लटका था। वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीने से उसने अपना सर ढका हुआ था, उससे तो वो किसी भले घर की लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर, मुझे कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं है, आसपास में ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शा का इंतजार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा? शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेके आ रहा होगा। शायद 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 सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नजरों से नजरें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं हिली। मेरी आंखों में बराबर देखती रही, भय का नामो निशान तक नहीं। वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला, कम से कम मुझ जैसे मवाली इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो लगातार घूरती रही। चेहरे पर ना कोई हाव ना कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही पल के झपका गया। मुझे ही नजरें हटानी पड़ी। ये औरत कहीं ऐसी वैसी तो नहीं? फिर एकदम से सिर झटक दिया मैंने। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ उस अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलटकर नहीं देखा। ना जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और वो महिला पूरी तरह मेरी आंखों के सामने से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत वूत तो नहीं थी? थोड़ी देर पहले भला लगने वाला वो रास्ता अब भयभीत करने लगा था। मैं जल्द जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। इसी सोच में चाल में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े कदम रखने लगा। करीब 1.25 किलोमीटर चला ही था कि अचानक मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। ये अब यहां कैसे आ गई? एक ही तो रास्ता है। ना कोई गाड़ी निकली और ना ही वो पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे आई। मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेज कि पता नहीं चला कि वो औरत कब कब में मेरे पीछे रह गई।
मैं भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। सांसें तेजी से चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए बोले रहीम चाचा, अरे कहीं वो बूचड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहा? बूचड़ खाना? मैं थोड़ा हड़बड़ाया। हाँ, बूचड़ खाना, स्लाटर हाउस, जहां जानवर कटते हैं। बेटा वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कई साल से बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से मैं पैदल? और एक आत्मा, औरत की रूह से आमना सामना हुआ है मेरा, वो भी भली औरत की रूह। क्या सच में भली आत्माएं भी होती हैं? कुछ शेयर करना चाहोगे? आज की दूसरी कहानी जो है, एक रियल किस्सा है। ये किस्सा हुआ था मेरी दादी के साथ, मेरी दादी की बहन के साथ। काफी छोटे से ही उन्होंने हमें संभाला है। अब उनके साथ जो होता था वो मुझे मेरे भाई ने बताया। उनको रात में बहुत बुरे बुरे सपने आते थे और ये किसी का नाम लेके चिल्लाती थी कि नारायण जी मुझे मत मारो। कई बार तो ऐसा होता था जब वो अपना ही गला दबा रही होती थी नींद में। गला दबाते दबाते कहती थी कि नारायण जी मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। कहते हैं कि नारायण के साथ उनका कोई रिश्ता था। हालांकि ठीक तरह से किसी को भी नहीं पता कि नारायण जी कौन थे, कौन था वो, क्या हुआ उनके साथ। तो एक बार हम बुआ के घर गए हुए थे और मैं बहुत छोटा था, तो मैं मम्मी पापा के साथ सो जाता था और भाई जो था उसको कहा कि तुम दादी के साथ जाके सो जाओ। मेरा भाई उनके साथ नहीं सोना चाहता था, पर उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो रात में क्या होता है, दादी ना उठ के बैठ जाती हैं और मेरे भाई की नींद खुलती है और वो पलट के देखता है, बस गर्दन को थोड़ा सा घुमाता है तो वो क्या देखता है कि दादी उसी की तरफ देख रही हैं। ये देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। दादी उसे देख के बहुत अजीब तरह से मुस्कुराती है और कहती है, आज तो मैं तुझे खा जाऊंगी। ये देखते ही, ये सुनते ही मेरा भाई उठ के भागा जहां मम्मी पापा सो रहे थे। वो जाके बोलता है, मुझे आप लोगों के साथ सोना है। सब आधी नींद में थे तो कोई उसकी बात ढंग से सुन नहीं रहा था। मम्मी उठ के बोलती है कि जाके वहीं सो जाना, तुझे कोई वहम हुआ होगा या दादी को फिर से सपना आया होगा, जैसे वो नारायण जी करती रहती हैं। कहा यह जाता है कि उनके साथ ऐसी ऐसी चीजें होती रहती थी। एक बात जो मैं जरूर बताना चाहूंगा, जब तक उनका जीवन था उनके बाल काफी लंबे थे, जैसे नॉर्मल लेंथ जो होती है ना, उससे ज्यादा लंबे थे, कमर के नीचे तक। 80 साल तक का उनका जीवन था। मरते दम तक उनके बाल एकदम काले थे, जिसकी बैक स्टोरी ये है जो मैंने सुनी थी। जब दादी काफी छोटी थी तो उन्होंने क्या किया कि वो नहा धो के किसी पेड़ के नीचे चली गई। उन्होंने वहां अपने बाल सुखा दिए और तब से कुछ अजीब अजीब चीजें शुरू हो गई। तो जब उस टाइम पर एक बार उनका रिश्ता आया था तो कहते हैं कि वो लोग जिस पे बैठ के आ रहे थे उनकी पूरी की पूरी गाड़ी पलट गई। हालांकि किसी को इतनी ज्यादा चोट नहीं आई थी, पर इसके बाद उन्हें वापस जाना पड़ा, वो यहां नहीं आ सके। ये तो मैंने एक किस्सा बताया, पर उनके लिए जो भी रिश्ते आते थे उनके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी। मरते दम तक वो शादीशुदा नहीं थी। कहते हैं कि उनके साथ उस पेड़ पर उस वक्त जो था उसने दादी को अपना बना लिया था और मरते दम तक दादी के साथ रहा।
इस कहानी के बारे में कई ऐसे राज थे जो कभी खुल के सामने नहीं आ पाए। उन्हीं में से एक ये था कि नारायण कौन था। कौन था नारायण जी जिसे दादी करती रहती थी। इस बात का पता कभी नहीं चल पाया और दादी जी के जाते ही सारे राज उन्हीं के साथ चले गए। शाम का वक्त ट्रेन पकड़ने के लिए बिल्कुल सही होता है। मतलब ट्रेन में अपने सफर के दौरान सो जाओ और सीधा सुबह उठो बस। बनारस से दिल्ली के बीच की दूरी ऐसे ही नापते आए थे हम। और इस बार भी शिव गंगा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे ही लगी हुई थी। सीट पर बैठा तो देखा कि अरे इस बार तो ट्रेन खाली खाली है। चलो सफर आराम से बीत जाएगा। कब सोशल मीडिया पे रील्स देखते हुए मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। शाम 8 बजे ट्रेन शायद अलीगढ़ के पास पहुंची होगी। तभी मेरी आंख खुली और सामने देखा तो आंख थोड़ी और खुली। देखा तो सामने की सीट पर एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी थी। देखिए वैसे मेरी परख इतनी तो कुछ खास है नहीं, पर फिर भी इतना पता चल रहा था कि उसके पास आईफोन 11 है और उम्र कुछ 24-25 के आसपास। अच्छी खासी जुल्फे थी और बाकी दिसंबर की सर्दी में देखने लायक कहाँ कुछ होता है। ऐसे में मन के अंदर अनंत संभावनाएं बन जाती हैं, लेकिन सफर छोटा था, संभावनाएं कहाँ पूरी हो पाती। खैर उसने फोन पर बात की और अपनी जुल्फों को संवारते संवारते वो खिड़की के बाहर देखने में लग गई। शायद कुछ कहना था उसको। उसने पूछा, अच्छा आप कहाँ तक जाएंगे? मन में तो था कि कह दूं कि जहां तक आप साथ चलो, पर मैंने बताया कि बनारस तक का टिकट है मेरा। उसने कहा कि मुझे इलाहाबाद जाना है। इस छोटी सी जानकारी के बाद एक सन्नाटा पसर गया और ट्रेन मुझे चिढ़ाते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगी। उस लड़की की आंखों में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो बहुत गहरा होता है। आमतौर पर ऐसी आंखें बहुत कम देखने में आती हैं और हम यहाँ डूबने को तैयार बैठे थे, मानो हमारा अकेलापन अब जाके दूर हुआ। उसने बात करने की शुरुआत की। आप भविष्य देखने में यकीन करते हो? मैंने मन ही मन सोचा, तुम्हारा सवाल तो बेहद घटिया है, पर ठीक है। मैंने भी बड़े खुराफाती लहजे में कहा, हाँ अगर भविष्य हमारे हिसाब से देखा जाए तो। पर इस बात पर शायद वो कुछ गंभीर थी। अपनी जुल्फों को कान के पीछे करते हुए बोली, क्या आप जानते हैं, क्या आप मानोगे कि अब से कुछ घंटों के बाद इस बोगी में खून बिखरा पड़ा है, आपके कपड़ों पर और मुंह पर, या शायद खून आपका ही है। मैंने सोचा कुछ प्रैंक करने के बारे में सोच रही होगी और मैडम को जान लेने की बड़ी जल्दी पड़ी है। बिना दिल ले ही जान ले लोगी क्या? मैंने उत्साह से पूछा, तो फिर उसके बाद? एक चुप्पी के बाद वो बोली, वैसे मुझे भविष्य के दृश्य नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो ज्यादातर सच होते हैं और शायद आज कुछ होने वाला है। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ शायद आप हमारे प्यार में पड़ जाएंगी और क्या। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी हुई थी और अब एकदम सन्नाटा पसरा पड़ा था। थोड़ी देर में कानपुर आया और ट्रेन अपनी रफ्तार से चलती रही। शहर का सन्नाटा और दूर कहीं घरों की जलती बुझती लाइटें, एक एक कर सब पीछे छूटता गया। मैंने घड़ी देखी तो 2 बज रहे थे। वो अपनी सीट पर लेटी हुई थी या शायद नींद में थी। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था और मेरे पास वाले प्लग में बिजली भी नहीं थी। मैंने सोचा कि खिड़की के बाहर देखता हूँ। इस वक्त मन बहलाने के लिए केवल वही था। जब मैं देखने लगा तो पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि सारे रास्ते दोहराए जा रहे हैं। वही पेड़, वही लोग, वही घुमावदार पटरियां। पता नहीं शायद नींद की खुमारी या रात के अंधेरे में ऐसा लग रहा था। इसके बाद मैंने सोचा कि ट्रेन के साइड में लगे खंभों पर नंबरों को देखता हूँ। 509, 510, 511, 512, 513। थोड़ी देर में फिर से वही 509, 510, 511, 512, 513। ये देख दिल बड़ी जोर से धड़का एक बार को। फिर मैंने उसे उठाने के बारे में सोचा तो अब सामने वाली सीट पर कोई था ही नहीं। उस एक पल ऐसा लगा कि पूरे बनारस की ठंड हमारे सीने में समा गई है। मन में आया कि चैन खींचूं क्या,
लेकिन ट्रेन रुकेगी कहाँ? जाएंगे कहाँ? बोगी में और कोई था भी तो नहीं ना, या शायद कोई जगह नहीं था। दिल अब जोरों से धड़क रहा था और सांसें तेज। कहाँ चुड़ैल से इश्क लगा लिया यार। जरूर इसको मन पढ़ना आता होगा। दिमाग इस वक्त फालतू की बातें सोच रहा था और हाथ ठंडे पड़ चुके थे। मैंने बाथरूम जाने के बारे में सोचा, जो उस वक्त भयानक हिम्मत का काम था। बाथरूम पहुंचकर बाहर आने में कोई मुश्किल नहीं हुई। मेरे हिसाब से 3 बज चुके थे। सीट पर वापस आके बैठने के बाद भी दिल अभी भी बहुत तेज धड़क रहा था। अब वो सामने सीट पर बैठी हुई थी, मुंह नीचे लटका रखा था। मैंने कहा कि ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही। वो चुप थी, एकदम चुप। मैंने फिर से कहा, आपने देखा कि ट्रेन आगे नहीं जा रही, वो एक ही जगह घूम रही है। वो अब भी बिना हिले बैठी रही। ट्रेन के एक झटके से वो गिर पड़ी। मैंने उसे कंधे का सहारा देकर बिठाने की कोशिश की और कंधे पर हाथ लगाते ही लाल ताजे खून से हाथ सन गया। भगवान, ये क्या हो रहा है? उसका सिर उठाया तो मुंह खून से भरा हुआ था, जिसकी छींटें मेरी कमीज पर थी और अब मेरे हाथों में भी। मेरा दिमाग तेजी से घूम रहा था, सिर चकरा रहा था। उसको एकदम छोड़ के मैं अपनी सीट पर आ गया। अब उसने सिर ऊपर कर लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने एक नजर मुझे घूरा। उस वीराने में उसकी आंखें मुझे काटने को दौड़ रही थी और मैं हार मान चुका था। लग रहा था कि आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात है ये। 4 बज चुके थे। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। फिर से एक बार लगा कि ट्रेन वापस अपने रूट पर लौट चुकी है और मैं सही था। कुछ समय बाद इलाहाबाद आया और वो चुपचाप उतर गई। उस वक्त मैं भी कुछ बोलने सुनने की हालत में नहीं था। खैर, बनारस आया, मैं उतरा भी। पर मेरे दोस्त आज तक बोलते हैं कि उस रात तो शिवगंगा ट्रेन चली ही नहीं थी और उसके एक रात पहले उसी ट्रेन में एक लड़की की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। रात के 2 से 3 बजे के बीच। ये वही समय था जब मैंने वहां वो सब देखा। किसकी बात मानूं? उन दोस्तों की बात मानूं या कमीज पर लगे खून के दाग को, जो मैंने इलाहाबाद की पटरियों पर डाल दी थी? क्या भविष्य जो देखता है वो असल में सच होता है, या भूत इलाहाबाद में गायब हो जाते हैं? उसके बाद मैं दोबारा शिवगंगा से कभी नहीं गया, कभी भी नहीं।